अबाउट द शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो है वो इंडियन हिस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इन द सेंस कि उनका जो म्यूजिक का ज्ञान था, जो म्यूजिक के बारे में वो जानते थे, जो शहनाई के बारे में वो जानते थे, वो अनमैचेबल था। उनके जैसा शहनाई उस्ताद दोबारा पैदा ही नहीं हुआ इंडिया में। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। मैं आपको इससे पहले बता देती हूँ कि चैप्टर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका 2 पार्ट था। पहला पार्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, ये सेकंड पार्ट है उसका। तो इस पार्ट में बताया गया है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान जो है उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को डुमराव में। डुमराव जो कहाँ पर है, बिहार में है। तो उसके पहले बात हो रही शहनाई की। शहनाई जो है वो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, उसकी जगह में पुंगी था। पुंगी जो था उसको बैन करवा दिया था औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब का ऐसा मानना था कि जो पुंगी है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा डिस्टर्बिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसका जो साउंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो इसीलिए क्या किया था, जो औरंगजेब थे, मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे, उन्होंने क्या कर दिया था, बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। ये रॉयल रेसिडेंस में उन्होंने बैन कर दिया था कि कोई पुंगी नहीं बजाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसका जो साउंड तो बहुत अनप्लेजेंट टाइप में था। अनप्लेजेंट मतलब जो कानों को अच्छा नहीं लगता था, डिस्टर्बिंग ज़्यादा था, जो नॉइज ज़्यादा क्रिएट करता था। Few have thought that at one day will revive the power of a family professional musicians who had access to the royal palace। देखो होता क्या है, पुंगी तो बहुत इरिटेटिंग सॉन्ग करता था, लेकिन एक बार्बर फैमिली से बिलोंग करता था एक लड़का, उसने क्या किया, पुंगी को थोड़ा सा मॉडरेट किया। पुंगी में ही कुछ ऐसा उसने इन्वेंशन कर दिया कि उसका जो साउंड प्रोड्यूस होने लगा वो काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस साउंड था। तो क्या किया उसने बांस का डंडा को लिया, उसको क्या किया, उसने होल किया, और जब उसने होल किया तो होल को बजाता था, एक साइड बंद करता था, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता था काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था। इसीलिए फिर उसने जाकर के कोर्ट में बजा रहा था कि कोर्ट में वो वाला बजाया, तो राजा को भी वो साउंड बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जो वर्ड, अगर बात हो उस वर्ड शहनाई का इन्वेंशन कैसे हुआ, तो सह जो था उसका मतलब होता राजा। राजा का जो दरबार था, राजा का जो कोर्ट था, वहाँ पर ये गाना बजता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा सर। और एक नाई ने इसे इन्वेंट किया था, क्योंकि एक नाई ने इसे इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। तो ये स्टोरी था बहुत शहनाई का, कि शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा। तो शहनाई उस टाइम तो था फेमस, लोगों के बीच में भी था फेमस, मतलब कोर्ट में ज़्यादा बजता था, राजा के दरबार में ज़्यादा बजता था। और इसका जो दायरा था वो सीमित था, ये बेसिकली कोई ओकेजन में बजता था, लाइक शादी वगैरह में बजता था और मंदिर में बजता था। बट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बहुत फेमस बनाया। उनके नाम पर ऐसा अचीवमेंट है जो आज तक किसी ने को हासिल नहीं हुआ, और अब तक भी नहीं हुआ। उनके मरने के इतने दिन बाद भी उनको ये अचीवमेंट हासिल नहीं हुआ। तो देखते हैं उनके नाम पे क्या क्या अचीवमेंट्स है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrav in Bihar। जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान प्ले करते थे, खेलते थे गिल्ली डंडा को एंशिएंट पोर्ट में, एंशिएंट कैस्टल डुमराव में बेसिकली बॉर्न हुए थे। डुमराव जो एक बिहार का एक एरिया है, तो वहाँ पर ही बॉर्न हुए, तो वहाँ पर सामने में बॉर्न में लोग क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri chaita at the end of which, देखो होता क्या था, कोई भी चीज़ में अगर इंसान को महारत हासिल है तो वो एक बार में कुछ नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे करके कोई भी इंसान उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। तो इनके साथ भी वही हुआ। हमें मान सकते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड था काफ़ी म्यूजिकल बैकग्राउंड है। म्यूजिकल बैकग्राउंड मतलब इनके फैमिली से बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन आए थे, तो उनका जो बैकग्राउंड था वो म्यूजिकल था। तो उनको स्टार्टिंग से म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। वो क्या करते थे, जब वो छोटे थे तो बिहारी जी एक टेम्पल था डुमराव में, वहाँ पर वो जाकर के चाहता गाते थे। चाहता जो होता है बेसिकली भोजपुरी फॉक सॉन्ग रहता है, तो वो उसे जाकर के गाते थे, और बदले में उन्हें 1.25 kg का लड्डू मिलता था गिफ्ट में। जब उन्हें उपहार मिलता था लड्डू तो वो काफ़ी खुश होते थे। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। मैंने पहले ही बताया कि बिस्मिल्लाह खान थे, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो म्यूजिशियन से भरा हुआ था। उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स कोर्ट
पैटर्नल एंसेस्टर्स थे ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, मतलब अपने जो पुराने लोग हैं उनका परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे और वो भी एक शहनाई प्लेयर थे। द यंग गॉट द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, तो इसीलिए क्योंकि देयर फैमिली वाज बिलोंग्स टू म्यूजिशियन, ही वाज बिलोंग्स टू म्यूजिशियंस फैमिली, दैट्स व्हाई वो जो थे उनका नस नस में जो था गाना भरा हुआ था, सॉन्ग म्यूजिक उनके नस नस में भरा हुआ था, तो बहुत अर्ली एज में वो स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद हुआ क्या, उनके लाइफ में सबसे बड़ा चीज आया, उनकी मदर ने क्या किया, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उसको उसके मैटरनल अंकल के पास छोड़ दिया। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, तो उनके पास उसको जाकर के छोड़ दिया। और उसके मैटरनल अंकल का घर था बनारस में। तो बनारस का जो सिनेरियो होता है, अगर आप लोग बनारस गए हो तो देखेंगे वहाँ पर जो सिनेरियो होता है, काफ़ी ज़्यादा मंदिर है वहाँ पर, वहाँ मंदिर बहुत रिलीजियस वहाँ पर फीलिंग आता है, इस टाइप का इन्वायरमेंट होता है बनारस का। तो उसके मामा क्या करते थे, वो मंदिर में जाकर के शहनाई हुआ, मंदिर में जाकर के गाना बजाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भी फैसिनेट होने लगे, वो भी क्या करने लगे, मंदिर में जाकर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगे। वो बेसिकली विष्णु टेम्पल जाते थे बनारस में, जहाँ पर उसके अंकल थे, अली बख्श नाम था उसके मैटरनल अंकल का, वहाँ पर उनको रखा गया था शहनाई प्ले करने के लिए। अली बख्श जो थे वो शहनाई प्ले करते थे और जो बिस्मिल्लाह थे वो वहीं पर बैठे रहते थे और देखते थे उनको घंटों तक, जब तक उनका शहनाई बंद नहीं होता था तब तक बिस्मिल्लाह खान वहाँ से नहीं जाते थे, वो शहनाई बजते हुए देखते रहते थे। मतलब इससे पता चल रहा है कि बचपन से ही उनको कितना शौक था वो म्यूजिक को लेकर के, कितना ज़्यादा influence them. Which is captivated for hours and slowly he started getting lessons in playing the instrument and music practicing बालाजी and मंगला मैया at the banks of the Banaras. अब हुआ क्या, जब उनको इंटरेस्ट आने लगा तो वो क्या करते थे, वो सीखने लगे, वो भी प्रैक्टिस करने लगे शहनाई की। पहले बहुत दिनों तक उन्होंने देखा, जब देख के उन्हें लगा कि मैं भी कर सकता हूँ तो उन्होंने शहनाई का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनको मंगला मैया टेम्पल है वहाँ बनारस में और बालाजी टेम्पल, वहाँ पर वो जाकर के शहनाई को प्ले करने लगे। वो फेवरेट थॉन्स वेयर ही टू प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रूव। अब देखो गंगा, मैंने पहले बताया कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, तो जब गंगा बहती थी वो गंगा किनारे वो बैठे रहते थे, बैंक्स ऑफ गंगा के सामने बैठे रहते थे और वो जो बहती थी नदी, गंगा नदी जो फ्लो करती थी उसकी आवाज़ को केयरफुली सुनते थे। तो वो जो वॉइस निकलता था, जो गंगा जब बहती थी तो जो राग निकलता था उससे वो अपने शहनाई के लिए डिफरेंट राग को बोलो करते थे। तो गंगा से फिर उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, वहाँ पर उनको सॉलिट्यूड मिलता था, वहाँ पर उनको शांति मिलती थी बैंक ऑफ गंगा में। एट द एज ऑफ 11 यहाँ पर जब 11 साल के हुए तो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए वो अपने मामा के साथ। तो वहाँ पर जब वो गए थे तो एक थे उस्ताद फैयज खान। उस्ताद फैयज खान का भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में काफ़ी नाम था। उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम मेहनत करो, तुम कर सकते हो, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ, तो जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ 1938 में तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेक मिला, वो वहाँ पर जाकर के शहनाई को प्ले करते थे। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पर बुलाया गया शहनाई बजाने के लिए। जो सेरेमनी हो रही थी इंडिपेंडेंस सेरेमनी, वहाँ पर उनको बुलाया गया शहनाई बजाने के लिए। तो वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया था नेशन को शहनाई से। He poured his heart out into a rag copy from the Red Fort to an audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो राग बजाया था वहाँ पर वो था राग काफी। राग काफी उन्होंने प्ले किया था वहाँ पर। तो जब उन्होंने ये राग बजाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत इम्प्रेस हुए थे उनसे और उन्होंने विद डेस्टिनी कहा था। ये जो पार्टी थी उन्हें ये दिया था उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये तब हुआ था जब रेड फोर्ट में जब सेरेमनी हो रहा था इंडिपेंडेंस सेरेमनी, वहाँ पर वो जब बजा रहे थे शहनाई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये उपाधि दी थी। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत सारा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए इंडिया में, इवन उन्होंने इंडिया के बाहर भी बहुत सारा परफॉर्मेंस दिया है। उनका पहला फॉरेन टूर था अफगानिस्तान में।
किंग जाहिर शाह। किंग जाहिर शाह ने उन्हें वहाँ पर इन्वाइट किया था शहनाई बजाने के लिए। और उसके बाद जब जब उन्होंने शहनाई बजाया तो होता क्या है कि आप कोई भी राजा के दरबार में कहीं भी जाकर के आपको परफॉर्मेंस होगी तो बदले में आपको कुछ गिफ्ट मिलता है, कुछ सरप्राइज मिलता है आपको। तो उन्हें मिला पर्शियन कारपेट एंड अदर सॉवरेंस। पर्शियन कारपेट उन्हें गिफ्ट मिला। किंग ऑफ अफगानिस्तान जो थे वो बहुत फैसिनेटेड थे बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट। अब बात हो रही है कितना फेमस हो गया तो दुनिया में अगर बिस्मिल्लाह खान तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ऑफर आते ही होंगे। तो आए थे उन्हें ऑफर, काफ़ी ऑफर आए थे, बट उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्हें लगता था ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री वो ग्लैमर का प्लेस है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे ग्लैमर डांस नहीं आता है, इसलिए उन्होंने अवॉइड किया वहाँ पर काम करना। बट स्टिल उन्होंने एक मूवी वहाँ पर की थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। विजय भट्ट ने ये जो मूवी थी वो डायरेक्ट की थी और मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान का एक और कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया। और ये जो था गाना दिल का खिलौना है टूट गया वो नेशन वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। Despite this huge success in the celluloid foil, Bismillah Khan's venture in film music were limited of two. विजय भट्ट देखें मैंने पहले ही बताया कि बिस्मिल्लाह खान थे, उनको ग्लैमर, उनको फिल्म इंडस्ट्री का रास नहीं आया। वो उनको ऐसा लगता था कि मेरे टाइप का नहीं है फिल्म इंडस्ट्री, इसलिए उन्होंने वहाँ पर काम करना अवॉइड किया। उन्होंने बस 2 मूवी में ही काम किया था। ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड वो बोलते थे कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस। उसके बाद वो बोलते थे कि मुझे पसंद नहीं है ग्लैमर वर्ल्ड में रहना, वहाँ पर क्योंकि यहाँ सब कुछ ज़्यादातर सब आर्टिफिशियली होता है। अगर एक गाना भी बज रहा है तो सामने में कोई डांस कर रहा है, वहाँ पे कुछ रियलिटी नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ आर्टिफिशियल होता है, वहाँ के लोग भी आर्टिफिशियल होते हैं, ऐसा उनको लगता था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, उनको इतना सारा अवार्ड्स मिले, उनके नाम पे इतना सारा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है कि मतलब वो अनमैचेबल, उनके नाम पर काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। बट एक ऐसा प्रेस्टीजियस उनको मिला था जो आई थिंक किसी भी इंडियन को आज तक नहीं मिला। उनका वो प्रेस्टीजियस था फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टीजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वह पहले इंडियन थे जिनको बुलाया गया था लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए। He also took part in the World Exposition of Montreal at the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। वो कांस आर्ट फेस्टिवल में, कांस आर्ट फेस्टिवल जो है वो भी काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर भी उनको बुलाया गया। तो उसके बाद वो ओसाका ट्रेड फेयर में भी गए थे। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named। एक ऑडिटोरियम है तेहरान में जो ईरान का कैपिटल है, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है जिनका नाम बदल करके बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रख दिया गया था और उस ऑडिटोरियम का नाम था ताहा मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वे कॉन्फ्रेड ऑन हिम, मतलब इतना सारा उनको सम्मान मिल चुका था। इवन उनको 2001 में उनको इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है भारत रत्न वो भी उनको दिया गया था। तो इतना सारा मिलने के बाद वो सिर्फ वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, जो सबसे मेन होता है क्या है, लोग बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते, बड़े बड़े सिटी चले जाते, तो अपना जो नेटिव प्लेस जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया उसको भूलते जाते। लेकिन बिस्मिल्लाह खान के साथ ऐसा नहीं था, वो ऐसा बोलते थे कि मुझे गंगा के सामने आकर, मुझे बनारस में आकर के जो शांति मिलती है मुझे कहीं नहीं मिलती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि डुमराव में उनका जन्म हुआ था। तो इस टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जड़ों से, अपने रूट से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इतना जगह घूमने के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि जो शांति बनारस और डुमराव में है दुनिया के किसी भी शहर में नहीं है वो शांति। उसके बाद एक स्कूल था यूएसए में, एक यूनिवर्सिटी था, म्यूजिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उनको ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि आप यहाँ पर आइए, आप म्यूजिक सिखाइए, यहाँ पर आप म्यूजिक के प्रोफेसर बन जाइए। बट उन्होंने ये जो ऑफर था उसको नेगलेक्ट कर दिया, उसको इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो बात गंगा रिवर में है, जो बात मेरे नेटिव प्लेस डुमराव में, वो दुनिया के किसी भी जगह वो बात
बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का। और एक और बात है, बिस्मिल्लाह खान ये बोलते थे कि अगर आपका बच्चा है तो अगर आप उसे कुछ सिखाना तो आप उसे रिचेस्ट इंडियन म्यूजिकल कल्चर के बारे में बताइए। इंडिया का म्यूजिकल कल्चर मतलब इतना रिचेस्ट है कि उसके बारे में फॉरेनर्स भी जानना चाहते हैं कि कैसी इंडिया का जो शास्त्रीय संगीत है इंडिया का वो कैसा है, कैसा मतलब वो लोग भी सीखना चाहते हैं, वो लोग भी लर्न करना चाहते हैं। इसीलिए लेकिन जब आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको अपने बच्चे को इंडिया का म्यूजिकल ट्रेडिशन जरूर सिखाना चाहिए। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अब कोई भी ऐसा सोचेगा कि एक मुस्लिम थे वो स्टिल वो जाकर के डेली सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस में सिचुएटेड है वहाँ पर जाकर के वो सहनाई में जाते थे। वो एक डिवोटेड मुस्लिम भी थे और वो एक हिंदू तो वो नहीं थे, वो मुस्लिम थे डिवोटेड, पर स्टिल वो जाकर के सहनाई में जाते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में। इससे हमें पता चलता है कि जो इंडिया का जो हम लोग का गंगा यमुना तहजीब जिसे बोलते हैं उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते थे। तो ये था स्टोरी। वो एक्चुअली पास से भी हुए 21 इनका बॉर्न हुआ था 21 मार्च 1964, वो पास से हुए थे 21 अगस्त 2006 को, जब वो 90 ईयर के थे उस टाइम। तो ये था स्टोरी आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।